हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ हाफ ईयरली एग्जाम का पूरा सॉल्यूशन 12th क्लास में इंग्लिश में। इससे पहले भी मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ पार्ट 1 में, वो आप देख लीजिए। और ये इससे आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे भी। तो ये 100 मार्क्स का होता है, जैसे कि 10th में 70 मार्क्स का होता है, 30 प्रैक्टिकल में मिलते हैं। और 12th क्लास में क्या होता है कि केवल साइंस में प्रैक्टिकल नंबर मिलते हैं, बाकी में सभी में 100 मार्क्स का होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पैसेज मिलेगा, उसको आपको रीड करके फटाफट से इसके आंसर दे देने हैं। तो पूरा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस पहले क्वेश्चन देखो, फिर उसमें से देखो। स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले का क्वेश्चन स्टार्टिंग के लाइन में 3 या 4 लाइन में मिल जाता है। इस तरह से आप देखते जाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ये नहीं कि आप पूरा उसको पढ़ो घंटों तक, पहले क्वेश्चन देखो फिर उसमें से आंसर सर्च कर लो। ठीक है। तो इसमें ग्रेट एडवांटेज बताए गए अर्ली राइजिंग, मतलब सुबह उठने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसी पे पूरा बनाया है। तो देख लेते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, मतलब सुबह उठने के फायदे क्या हैं। तो इसमें देखो, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन अवर डेज वर्क, मतलब सुबह उठने से सभी काम अच्छे से स्टार्ट होते हैं, फिर वो प्रॉपर चलते ही रहते हैं। तो आप यहाँ से करेंगे, द अर्ली राइजर हैज़ डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत सारा वर्क कर सकते हैं वो अगर जल्दी उठेंगे। बिफोर अदर मैन हैव गॉट आउट ऑफ बेड, जो दूसरे व्यक्ति बेड पे सोते रहते हैं उसकी अपेक्षा जो व्यक्ति जल्दी उठ जाता है वो ज़्यादा वर्क हार्ड वर्क कर सकता है। ठीक है। तो आप इस स्टार्टिंग से यहाँ से दा से लेकर बेड तक इसमें लिख सकते हैं। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाई इज द अर्ली राइजर नॉट टेम्प्टेड टू हरी ओवर हिज डेज वर्क, मतलब सुबह जल्दी उठने वाले को जल्दी क्यों नहीं रहती किसी भी काम की। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर कोई इंसान जल्दी उठेगा तो सारे उसके काम जल्दी जल्दी प्रॉपर से होते रहेंगे, उसे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि उसने टाइम से सारे काम करने। और लेट हो जाओगे तो सारे काम लेट होते चले जाएंगे। तो इसका आंसर आपको कहाँ से देना है, यहाँ से। बाय बिगनिंग अर्ली ही नोज, सुबह उठने से उसे पता होता है, ही नोज दैट ही हैज प्लेंटी, मतलब बहुत अधिक मात्रा में, ऑफ टाइम टू डू थ्रोली ऑल द वर्क, मतलब उसके बाद बहुत ज़्यादा समय काम करने के लिए, क्योंकि वो जल्दी उठ चुका है। ही कैन बी एक्सपेक्टेड टू, तो उसको पता रहता है कि मैं इतना काम इतने समय में आराम से कर लूँगा। इज नॉट टेम्प्टेड, इसलिए उसे किसी भी काम की जल्दी नहीं होती, अदर एनी पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ से बाय बिगिनिंग से लेकर पार्ट ऑफ इट, ये पैसेज बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है। आपको बस रीड करना, क्वेश्चन उसमें से आंसर देते जाना है। ये इसमें सारे क्वेश्चन इसी पैसेज के हैं। व्हेन इनेबल्स मतलब होता है सक्षम, द अर्ली राइजर टू गो टू बेड एट द प्रॉपर। ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि अर्ली राइजर सुबह उठने वाला व्यक्ति कब सक्षम होता है, जब बेड पे जाता है तो प्रॉपर टाइम, किस तरह से वो अपने काम करता है, मतलब टाइम पे जाता है। तो इसका आंसर इसमें देख लेंगे। उसके बाद हाउ इज़ द वर्क डन इन द अर्ली मॉर्निंग वेल डन, मतलब अगर कोई व्यक्ति सुबह उठ गया है तो उसके सारे काम प्रॉपर तरीके से किस तरह से होते हैं वो एक्सप्लेन कर देने हैं। और ये वाला बताना है, गो टू बेड एट द प्रॉपर टाइम, अगर कोई व्यक्ति जल्दी उठ गया है तो वो प्रॉपर टाइम पे किस तरह से पहुंच जाता है बेड, मतलब सोने के लिए। तो ये हमारे हो गए थर्ड वाला, कि सारे काम टाइम पे होने से वो किस तरह से सोने के लिए जाते थे। यहाँ से बता देना आपको। ऑल द वर्क, ये टेम्प्टेड जो लिखा है इसका मतलब होता है परीक्षा देना। ठीक है। ऑल द वर्क बीइंग फिनिश्ड इन गुड टाइम, सभी काम फिनिश हो जाते हैं सही समय पर। ही हैज़ अ लॉन्ग इंटरवल, मतलब बहुत सारा उसके पास टाइम होता है रेस्ट करने के लिए। इवनिंग, शाम के टाइम। बिफोर द टाइमली आवर व्हेन ही गोज टू बेड, मतलब बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले इवनिंग में भी वो बहुत सारे जो काम होते हैं उसके टाइम पे फिनिश हो जाते हैं, तो वो इवनिंग में सब फ्री हो जाता है। तो ये देना देना यहाँ तक बेड तक। और उसके बाद है कि प्रॉपर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कि सुबह उठने से काम किस तरह से, कौन कौन से काम जल्दी जल्दी किस तरह से कौन कौन से होते हैं, तो वो देख लेते हैं। प्रॉपर से यहाँ से है, इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश, माइंड फ्रेश रहता है। फ्यू साउंड्स और अदर
सो द वर्क, ये आपका डिस्ट्रैक्शन मतलब कन्फ्यूजन, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता माइंड में। सो द वर्क डन एट द टाइम, सभी वर्क टाइम पे होते चले जाते हैं। जर्नी वेल डन, सभी काम अच्छी तरीके से होते हैं। आपके साथ भी कभी हुआ होगा, अगर आप टाइम पे उठ गए होंगे तो प्रॉपर हर काम आपका होता चला जाएगा और आपको किसी भी काम में दिक्कत नहीं है। अगर आप लेट उठे, सब काम लेट होते हैं, फिर इस तरह से उल्टा सीधा सब काम होते रहते हैं। तो ये इसमें कहानी थी, आपके सारे आंसर्स हो गए। और आगे देख लेते हैं पैसेज से रिलेटेड। ये और ये हो गया। अब देखो ये तीनों क्वेश्चन ये ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। इसमें फिगर ऑफ स्पीच, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलर का मतलब वही सिनोनियम्स है। एक्सपेक्टेड का सिमिलर पूछा गया, मतलब इसका सिनोनिम्स बताना, इसी जैसा मीन्स कोई देना है। तो एक्सपेक्टेड आगे का होता है इसके लिए अवेटेड, पहले से सोच लेते हैं ना। इसका सिमिलर क्या होगा, अवेटेड। ड्यू भी कर सकते हैं आप, ये हो गया सिमिलर। अगर ये बोलता कि पैसेज में से ही ढूंढो तो पैसेज में से देते। इसमें से अलग से पूछा गया कि सिमिलर देना, तो हम इसी में से अलग से दे देंगे। अगर पैसेज का होता तो पैसेज में से निकालते। कभी कभी पूछता है कि इस पैसेज में से ये वर्ड ढूंढ के लाना है आपको, इसका सिमिलर, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रैक्शन। अभी मैंने आपको बताया था, अच्छे से पढ़ लो। डिस्ट्रैक्शन इसका मतलब होता है कन्फ्यूजन, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, कन्फ्यूजन, जो असमंजस रहता है, कन्फ्यूजन, FUSION, ठीक है। ये हो गया। ये सिमिलर और सिनोनिम्स एक ही बात है, मतलब पर्यायवाची सेम देना है, जैसे हिंदी में आप देते हैं ना जल का पानी, इस तरह से। फिर ये एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट वर्ड देना, इसका जस्ट उल्टा। फिनिश्ड का मतलब होता है समाप्त, तो इसका क्या लिख सकते हो आप, स्टार्ट लिख सकते हो, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्टार्ट। एक अनफिनिश्ड भी कर सकते हो, अन लगा के सेम यही अनफिनिश्ड, ठीक है। स्टार्ट, अनफिनिश्ड, इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पैसेज के सारे क्वेश्चन हो गए। ये 3 मार्क्स के जो थे आपके उसी में से ढूंढ के लिखने थे, फिर ये आपका हो गया। सेकंड नंबर आपका ग्रामर में है। इसमें आपको ऐसे लिखना है, द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, समय की आवश्यकता क्या है, ये वाला ये हो गया। या फिर इसमें से दे दो इम्पोर्टेंस ऑफ नेशन इंटीग्रेशन। थर्ड में आपको लेटर लिखना होता है, चॉइस है, ठीक है। एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वाला इजी रहता है, इसको लिख दो। इलेक्ट्रिसिटी अगर ब्रेक डाउन हो गई है तो उसको कैसे तरह से सही करवाना है, ये लिखना होता है। कभी सफाई के लिए आ जाता है। फोर्थ पे आ जाते हैं हम ग्रामर। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब, तो मैंने इससे अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर जाके आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं। और जितने भी टेंस है उसको, क्योंकि आपकी स्टोरी भी आती है। तो फर्स्ट है हमारा राजेश सैड आई बॉट अ कार यस्टरडे। बहुत सिंपल है, राजेश का राजेश लिखना है। अब सैड है तो सैड ही रहेगा, ठीक है। टू होता तो टोल्ड कर देते हैं। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लो, उससे समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो दैट लगाएंगे। अब आई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, या तो राजेश लिख दो या फिर बॉय तो ही लगा दो, ठीक है। दैट ही बॉट हमारी सेकंड फॉर्म है, तो क्या लाएंगे, सेकंड फॉर्म किस में आती है, हैड में जाती है। ही हैड, फिर उसके बाद हैड का थर्ड फॉर्म आती है, तो वॉट की थर्ड फॉर्म यही रही थी, वॉट ही लिख देंगे। बाकी सेम, ही हैड बॉट अ कार। तो राजेश का राजेश, सैड का सैड, टू होता तो टोल्ड करते, ब्रैकेट खोलेंगे तो दैट लगा देंगे। फिर आई और बी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो राजेश के अकॉर्डिंग चेंज किया हमने तो ही ले आए, या फिर आप राजेश भी लिख सकते हैं। सेकंड फॉर्म में तो हैड में ले गए, फिर वॉट की थर्ड फॉर्म यही रहती है, फिर सेम ऐसे लिख दिया। और यस्टरडे और रहेगा, तो यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, यहाँ पे लास्ट में आप लिखेंगे द प्रीवियस डे, ठीक है। एक बार फिर सुन लो। राजेश सैड दैट ही हैड बॉट अ कार द प्रीवियस डे, इसका हो गया पूरा। फिर नेक्स्ट है ये भी सेम, ही सेड मे यू हैव हैप्पी जर्नी। इसमें इच्छा प्रकट कर रहा है कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तो ही बिस्ड, यहाँ पे सैड की जगह बिस्ड करेंगे क्योंकि बिस कर रहा है ना।
ये भी सारे रूल्स मैं करवा चुकी हूँ। फिर दैट, यू को चेंज करना ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, हमें ऑब्जेक्ट यहाँ मिला नहीं है तो आप कुछ भी मान सकते हो, आई, ही, सी, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई मान लिया, आई मेक अ माइट, मेक का क्या करना है, आई माइट। फिर हैव, हैप्पी जर्नी, सेम ऐसे लिखना है। हैव को आप हैड नहीं बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक हमारी मेन वर्ब ये रही, इसमें हैव इसी तरह से विश करने के लिए लगाया जाता है। तो आपको आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी सेम इसके आगे लिख देना है। ये हो गया। ही विश्ड दैट आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं जाके। ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज, तो वह आगरा गया किसके लिए, ताज देखना चाहता है। तो इसको कैसे करना है, ही वेंट टू आगरा, सिंपल बनाना है। ये ही वांटेड यहाँ से हट जाएगा, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। एक लाइन में हमने बोल दिया कि वह आगरा गया ताज देखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल बन गया, ही वेंट टू आगरा टू सी ताज। इस तरह से हम टू का यूज यहाँ पे करके बना देंगे, दो वाक्यों को एक वाक्य में बना दिया कि वह आगरा गया ताज देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो हो ही गया हमारा। ही इज इल ही विल नॉट गो टू द कॉलेज, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या होता है कि एंड बट जो आपने कंजक्शन पढ़े वो आपको ऐड करने होते हैं। तो ही इज इल, वह बीमार है, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, तो क्या जोड़ोगे हिंदी में, वह बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं या कॉलेज नहीं जा पाएगा। तो ही इल के बाद आपको क्या वर्ड जोड़ना है, सो, ही इज इल सो ही विल नॉट गो टू कॉलेज। ये बहुत ही सिंपल होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स या सिंथेसिस दे देगा, ठीक है, चॉइस मिलेगी। तो आप डिग्री को छोड़ के इन सबको कर सकते हैं। ही इज इल सो ही विल नॉट गो टू कॉलेज, ये हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ये आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है। पैसिव वॉइस कैसे करना है आपको, सेम, ये भी मैंने अलग से पूरे सारे वीडियो डाले हुए एक्टिव पैसिव के भी। एक्टिव पैसिव आपको सीखने तो उसमें जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो अवर एल्डर्स लास्ट में लेंगे पूरा, अवर एल्डर्स ऑट टू, सेम यही रहेगा, अवर एल्डर्स ऑट टू, सो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बिना थर्ड फॉर्म के तो एक्टिव पैसिव बनता ही नहीं है। सोन रेस्पेक्ट, इसमें बच्चे ये कंफ्यूज हो जाता है किसकी थर्ड फॉर्म लगाएं, तो यहाँ पे सो की आएगी पहले, ठीक है। पहले लिखेंगे अवर एल्डर्स और टू सोन रेस्पेक्टेड, यहाँ पे सोन तो थर्ड फॉर्म हो ही गया, रेस्पेक्ट का रेस्पेक्ट आएगा, उसके बाद बाय, और वी का क्या कर देंगे, अस, अवर एल्डर्स और टू सोन रेस्पेक्टेड, यहाँ पे भी आप पीडी लगा सकते हैं, रेस्पेक्टेड बाय अस। ये हो गया एक्टिव पैसिव। नेक्स्ट देखो, आई गेव इट टू माई नेबर्स, इसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो डूडेज में चेंज हो जाता है, ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में। और अगर सेकंड फॉर्म है तो वो किस में जाएगा, डिड में। सेकंड फॉर्म है तो डिड में जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म है तो डूडेज में। तो इसमें क्या है, गेव सेकंड फॉर्म है ना, तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सेकंड फॉर्म में तो डिड बाहर निकाल देनी है, डिड आई, और फर्स्ट फॉर्म लगेगी डिड के साथ, क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, डिड आई गिव, बाकी सब सेम, डिड आई गिव इट टू माई नेबर, मतलब पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी को दिया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये बन गया। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो तो डूडस से करना है, सेकंड फॉर्म तो डिड से करेंगे, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। और डिड को हटा के उल्टा करना हो तो सेकंड फॉर्म में ले जाओ, इस तरह से कर लेते हैं। फिर आपका सिंटैक्स आता है, इसमें करेक्ट टेंस करने होते हैं, गलत मिलते हैं आपको सही करने होते हैं, ठीक है। ये 2 मार्क्स का है, कभी कभी 4 मार्क्स के भी आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो देखो, आई लॉस्ट 100 बुक्स, इसमें आपको मिस्टेक पता करनी है, आपको सही लग रहा होगा ये टेंस, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो इसमें क्या हो सकता है। तो आई लॉस्ट 100 बुक्स, इसमें पता है
थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या करनी है कि 100 बुक्स का सेट हो गया ना पूरा, तो इसमें ए लगाना है, आई लॉस्ट अ 100 बुक, बस ए लगाना है पे आर्टिकल्स, ठीक है। आई लॉस्ट अ 100 बुक्स, बस ए लगेगा, बस ये मिस्टेक है यहाँ पे। सेकंड वाले में क्या है, आई एंड ही आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं और वह किसी प्रोजेक्ट पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसमें मिस्टेक ये है कि इसमें पहले ये ले लेना है, ठीक है, ही एंड आई, फिर उसके बाद आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ये हो गया, उसके पास वाले के लेंगे, ठीक है। फिर आपके यहाँ से पोर्शन स्टार्ट होता है ईडियम फ्रेजेस का, एंटोनियम सिनोनिम्स, ये सब आपको अच्छे से याद करना है अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो फर्स्ट में आपके ईडियम फ्रेजेस हो गए, जैसे आपको मुहावरे याद करते हैं हिंदी में, 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, फिर उसका बाक में प्रयोग करते हैं कि पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गया, भाग गया, जो भी है, ठीक है। इसी जैसे आपको इंग्लिश में सेम बता के फिर आपको मतलब एग्जाम्पल देना है। तो फर्स्ट है हैंड टू माउथ, इसकी हिंदी होती है किसी तरह की आवश्यकता नहीं, मतलब आवश्यकता, ठीक है। तो इसका इंग्लिश पढ़ देना है आपको, हैंड टू माउथ मतलब हाथ मुंह में, इससे कैसे बनाओगे कि किसी तरह से आवश्यकता को पूरी करना, किस तरह से आवश्यकता को पूरा किया जाए। तो इसका क्या लिखोगे, विद ओनली वंस, यहाँ पे इसका इंग्लिश में वर्ड लिखेंगे पहले, विद ओनली वंस इमीडिएट, मतलब किस तरह से आवश्यकता को पूरा किया जाए। ये हो गया, जैसे मुहावरे लिखते हैं ना वैसे ही, टीई, ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल बाकी प्रयोग कैसे करेंगे, ही इज हैंड टू माउथ, इस वर्ड का यूज करना मैं हैंड टू माउथ का, ठीक है। ही इज हैंड टू माउथ टू फुलफिल हिज फैमिली नीड्स, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, समझ में आया। जैसे हम लिखते हैं ना 9 2 11 हो जाना, मैंने आपको बताया, तो भाग जाना, ये हम लिखते हैं ना हिंदी में, इसी तरह आपको इंग्लिश में इसका मीन्स देना है। तो हैंड टू माउथ का होता है किस तरह से आवश्यकता पूरी की जाए, ठीक है। तो इसका इंग्लिश वर्ड देंगे विद ओनली वंस इमीडिएट, इमीडिएट मतलब जल्दी, ये हो गया। बाकी प्रयोग कैसे करेंगे, ही इज हैंड टू माउथ टू फुलफिल हिज फैमिलीज नीड्स, ठीक है। उसके लिए प्रॉब्लम आवश्यकता है कि किस तरह से फैमिली की इच्छाएं या आवश्यकताएं पूरी की जाए, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। नेक्स्ट है टू वेकअप, ये नहीं सॉरी यहाँ पे आएगा पहले, टू टाइड ओवर, टू टाइड ओवर, तो इसका होगा, इसका मतलब होता है हिंदी में कठिनाइयों से पार पाना, ठीक है। टू गेट, इंग्लिश में लिखेंगे टू गेट ओवर ऑफ डिफ़िकल्टी, ये इसका इंग्लिश वर्ड हो गया, कठिनाइयों से पार पाना, टू गेट ओवर ऑफ डिफ़िकल्टी। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू टाइड ओवर, इसका यूज भी करना ना मैं वर्ड को, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू टाइड ओवर द नेशनल प्रॉब्लम्स, मतलब राष्ट्र की समस्या को दूर करना या उनसे कठिनाइयों से पार पाना, ठीक है। इजी नहीं है मतलब सरल नहीं है, ठीक है। आप एक्सपेक्टेड कोई भी टेंस यूज कर सकते हो, उसमें ये यूज करना है आपको वर्ड टाइड टू ओवर, इसकी हिंदी होती है कठिनाइयों से पार पाना, ठीक है। जैसे आप हिंदी में लिखते हैं ना वैसे सेम इंग्लिश में करना है। फिर है टू सी एन आई टू आई, ये देखना है, इसका मतलब होता है टू सी एन आई टू आई मतलब टू एग्री, सहमति देना, इंग्लिश वर्ड है टू एग्री, AGREE, ठीक है। टू एग्री सिंपल सा वर्ड है, इसका टेंस बना लेंगे, वी शुड सी एन आई टू आई विद हिम, या उसके साथ हम एग्री हैं, ठीक है। वी शुड सी एन आई टू आई विद हिम, ये हो गया। नेक्स्ट देखो,
इसी तरह से ये भी है, इसको फिर सेंटेंस बनाना है। गेट थ्रो, गेट थ्रो की हिंदी होती है पास, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पास मतलब उत्तीर्ण, ठीक है। अब इसका टेंस बना देंगे, ही हैज़ गॉट थ्रो हिज एग्जामिनेशन, ठीक है, वो एग्जाम में पास हो गया। ये वर्ड हमें यूज करना है, गेट थ्रो वाला। ही हैज़ गेट थ्रो इन द एग्जामिनेशन, और पास भी लिखना है इंग्लिश में पहले। ये हो गया। फिर देखते हैं, और एक गो थ्रो होता है, गो थ्रो का मतलब होता है सफ़र, कष्ट उठाना, ठीक है, गो सफ़र। गो थ्रो अगर आ जाए तो सफ़र लिख देना, उसका टेंस बना देना, और गेट थ्रो आएगा तो पास। ही हैज़ गेट थ्रो इन द एग्जामिनेशन, मतलब वो एग्जाम में पास हो गया, ठीक है। टू बैकअप का हिंदी होता है टू सपोर्ट, सपोर्ट, टू बैकअप मतलब सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना। SUPPORT। तो इसका टेंस कैसे बनाएंगे, बी शुड बैकअप टू नीडी पर्सन, बी शुड बैकअप, इसी का यूज करना है बैकअप का, बी शुड बैकअप टू नीडी पर्सन, मतलब हमें आवश्यकतामंद पर्सन या व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उसको, ठीक है। ये हो गया टेंस। थर्ड है हमारा पुल थ्रो। पुल थ्रो की हिंदी होती है मुसीबत से पार पाना, ठीक है। किस तरह से, गेट सेफ्टी, गेट सेफ्टी आउट ऑफ डेंजर, मतलब खतरे से पार पाना या मुसीबत से पार पाना। गेट सेफ्टी आउट ऑफ डेंजर, ये इसका टेंस हो गया। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये और ये हो गया। अब एंटोनियम्स आ गए। देखो पैसेज में भी एंटोनियम्स पूछता है और अलग से भी पूछेगा, तो अच्छे से एंटोनियम्स और सिनोनिम्स आपको याद होने चाहिए। होमोफोन्स जो सेम वर्ड होते हैं ये भी। तो गेस्ट का एंटोनियम्स क्या होगा, और लीनियंट का। तो इसका तो हो जाएगा होस्ट, ठीक है, और लीनियंट का हो जाएगा, इसका मतलब दयालु होता था, इसका हो जाएगा अनकाइंड, मतलब जो दयालु ना हो, ठीक है, अनकाइंड। और गेस्ट का हो जाएगा होस्ट। आप किसी कॉपी पे इसको लिख सकते हैं, और जिससे भी एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीट भी हो सकते हैं। सिनोनिम्स देना अभी पैसे बताया था कि सेम वर्ड होता है पर्यायवाची, तो इसका मतलब होता है बहादुर, तो इसका क्या लिख सकते हैं, ब्रेव, ठीक है। फेम मतलब प्रसिद्धि, तो रेपुटेशन, ठीक है, रेप्यूट भी कर सकते हैं, रेपुटेशन भी होता है, फेम प्रसिद्धि पाना, इसका रेप्यूट, इसका ब्रेव बहादुर हो गया। ये हो गया आपका जी और एच, दोनों बता दिए मैंने। वेलिएंट का बहादुर, ब्रेव, लीनियंट का रेप्यूट, ठीक है, प्रसिद्धि पाना, जिसे रेपुटेशन कहते हैं। फिर आपके वन वर्ड आएंगे, जैसे हिंदी में लिखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे 100 वर्ष का समय, तो हिंदी में लिखते हैं ना शताब्दी, 100 वर्ष का समय। तो इसमें बोला अ लवर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड मतलब व्यक्तियों से प्रेम करने वाले को क्या कहा जाता है। और एक है रेमडी फॉर ऑल डिसीज, ठीक है, एक ऐसी रामबाण दवा जिससे सभी रोग ठीक हो जाते हों, फॉर ऑल डिसीज, सभी में ज़्यादातर काम करे। तो लवर ऑफ मैनकाइंड का क्या होगा, इसका होगा वन वर्ड, फिलेन थ्रो पिस्ट आएगा, ठीक है, PIST, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, PHILANTHROPIST, फिलेंथ्रोपिस्ट। ये हो गया। एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं, इसका आएगा PHILANTHROPIST, फिलेंथ्रोपिस्ट। ये हो गया मनकाइंड वाला। सेकंड वाला देखो, रेमडी फॉर ऑल डिसीज, रामबाण से बोल देंगे, जैसे बोलते हैं पैनेशिया,
CEA पेंसिया, ठीक है। इसका ये हो गया, इसका तो मैंने बता ही दिया, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। ये दोनों हो गए वन वर्ड। अब देखो ये आपके आ गए सेंटेंस देने, शोर और शोर, होमोफोन्स जिन्हें बोलते हैं। देखने में मतलब साउंड सेम होगा पर मीन्स अलग अलग है, ठीक है, और स्पेलिंग भी चेंज है। देखो यहाँ पे SOAR शोर, यहाँ पे ये इसको भी यही बोलते हैं। इसका मीन्स क्या होगा, इसका बोलते हैं सैड, SOAR, ये वाला सैड नहीं है यहाँ पे, सॉरी। देखो SOR ही आता है ना, तो ये होता है सैड, इसको ध्यान रखना। और जो SOAR है तो इसका होता है ऊंची उड़ान भरना, ठीक है, ऊंची उड़ान भरना। तो इसका मीनिंग कैसे देखेंगे, जैसे कोई भी आप पोइट वगैरह ले लो, इसमें किड्स, जॉन कीट्स एक अच्छे पोइट हैं, तो इनका मैंने ले लिया किड्स, यही वर्ड यूज करना है। सोड, SOARED, यहाँ पे ED लगा देंगे। सोड ऑन द विंग्स ऑफ फैंसी इन हिज पोइट्री, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी एक पोइट्री से ऊंची उड़ान भर ली। आप कुछ भी लिख सकते हैं। किस तरह से करना है, इसका पहले लिख देना सैड, ये तो पता ही है आपको, टेंस दे देना है। कीट्स सोड ऑन द विंग्स ऑफ फैंसी इन हिज पोइट्री, ये हो गया। ये शार तो आपको पता ही है, शोर मतलब खट्टा, तो खट्टे वाला एग्जाम्पल कुछ भी लिख लो, द ग्रेप शार शावर, बोलते हैं ना अंगूर खट्टे हैं। ऑरेंज ले लो, द ऑरेंज आर शावर, ये टेंस इसका एग्जाम्पल हो गया, सिंपल सा। इस तरह से हो गया आपके होमोफोन्स भी। अब आपकी स्टोरी, स्टोरी कैसे लिखना है आपको, इसे बनाते जाओ। टेंस क्लियर होने चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, हैजब का यूज, देयर का यूज, ये आपको आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने टेंस आपको सारे करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पूरी ग्रामर आपको मिल जाएगी इंग्लिश की। भारत गांव का देश है, कैसे लिखोगे, इंडिया इज कंट्री ऑफ, इंडिया इज कंट्री ऑफ, मैं शॉर्ट बोलते जा रही हूँ, आप सुन लो बस, काउज, मतलब गांव का देश है, ठीक है। इंडिया इज कंट्री ऑफ काउज। भारत की उन्नति गांव की उन्नति के ऊपर निर्भर करती है, तो उन्नति को प्रोग्रेस बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे, प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, निर्भर करती है मतलब डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड और किस पे करेगी, एट द प्रोग्रेस ऑफ विलेज, गांव की उन्नति पर डिपेंड करती है, ठीक है, करती है, तो डिपेंड लेना, एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद गांव की उन्नति के लिए, गांव की उन्नति के लिए ये जरूरी है, मतलब प्रोग्रेस ऑफ विलेज, इट इज सर्टेन, ये जरूरी है कि उसके निवासी, दैट हिज पीपल आर, क्या हो, यहाँ पे लिखना है लिटरेट, पढ़े लिखे हो, साक्षर हो। या फिर आप एजुकेटेड भी लिख सकते हैं, शिक्षित हो, ठीक है, सबसे सिंपल लिख लो एजुकेटेड। किसके लिए, गांव की उन्नति के लिए। प्रोग्रेस ऑफ विलेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हिज पीपल आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे हों। मीनिंग्स आने चाहिए, टेंस आप बना, शिक्षा के बिना मतलब विदाउट एजुकेशन मनुष्य अपने आप को सही ढंग से नहीं समझ सकता। ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली हिमसेल्फ, ठीक है, शिक्षा के बिना मनुष्य अपने आप को सही ढंग से नहीं समझ सकता। विदाउट एजुकेशन ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे भी होता, ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम या देम सेल्फ कर लो। किसके लिए, विदाउट एजुकेशन मतलब बिना शिक्षा के। शिक्षा मनुष्य को पशु से भिन्न करती है, मतलब अलग करती है। तो कैसे लिखोगे, एजुकेशन इज सेपरेट, अलग करना, सेपरेट्स, ठीक है, एजुकेशन इज सेपरेट्स मैन फ्रॉम एनिमल, मनुष्य को किससे, एनिमल से अलग करती है, इसलिए ये एकदम जरूरी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम क्या करना है, बच्चों को शिक्षित बनाएं। बी एजुकेट ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज, साथ ही साथ अपनी बच्चियों को, ठीक है, डॉटर्स की शिक्षा की ओर जागरूक हो। अवेयर ऑफ, किसके लिए, अवेयर ऑफ इज एजुकेशन, ठीक है, अवेयर
ऑफ देयर एजुकेशन, उनकी शिक्षा के लिए जागरूक। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये हो गई। फिर आपको ये शॉर्ट आंसर देने होते हैं 30 वर्ड्स में। 3 मिलेंगे आपको, 2 को ही करने होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टार्टिंग के आपको 2-3 चैप्टर कर लो, उसमें से मिल जाएगा। फिर आपको एक लॉन्ग मिलता है, इसी में से एक प्रोज में से 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, और इसी तरह से सप्लीमेंट्री में 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक लॉन्ग कर लेना है। फिर 8th में आपको पोएम का स्टेंजा मिलेगा। आपको पोएम पहचान के उसका पोइट नेम, लेसन नेम ये पूछ लिया था, इसमें से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, फिर आपको एक सेंटर, ये भी मैं 8th वाला भी समझा दूंगी। 9th में क्या करना है, एक सेंटर आइडिया लिखना है। ये मदर वाला इंपॉर्टेंट है, कीपिंग क्वाइट ये कर लो, और ये कर लो एन एलिमेंट्री स्कूल्स क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम होता है गंदी बस्ती को बोलते हैं। ठीक है, इनके सेंटर निकल लो, ये आपको 100% इसमें से एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि इस बार कोर्स आपका चेंज हो गया पूरा, टोटली सीबीएसई बोर्ड वाला है। ठीक है, ईपी बोर्ड के जो पहले चैप्टर थे वो सब चेंज हो गए हैं, तो यही सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें सप्लीमेंट्री में से भी 2 में से आपको एक लॉन्ग करना है, इन तीनों में से 2 शॉर्ट करने हैं। ये टाइगर वाला इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लो, स्टोरी भी इसकी अच्छी है, टाइगर किंग। अब मैं आपको पोएम का पैसे और समझा देती हूँ, इस तरह से आपका पूरा सॉल्यूशन फिर हो जाएगा। आपको ये पोएम पढ़नी है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप, ये मैप वाला जिसमें भी आ जाए विंडो। ठीक है, मैप जहाँ पे टंगा था, तो ये पोएम आपकी यही है जो अभी अब मैं आपको बता रही थी। कौन सी? एन। सबसे पहले देखो, नेम द पोएम और पोइट। इस स्टेंजा को पहचान के आपको पोएम का नाम और पोइट का नाम देना है। तो सबसे पहले पोएम का नाम लिखोगे आप, नेम ऑफ द पोएम हेडिंग डाल के, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, SLUM। बड़ी पोएम है, इसका नाम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, SLUM। गंदी बस्ती को कहते हैं स्लम। ये पोएम का नाम हो गया। ठीक है, अब पोएट नेम कैसे लिखना है? स्टीफन, STEPHEN, स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर, ये हो गया पोएट नेम। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। फिर सेकंड है, व्हाट डज द पोएट वांट फ्रॉम द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स। तो लेखक इन सबसे क्या चाहता है? वो यही चाहता है, इस पोएम में ये बताया कि वो बच्चों को गंदी बस्ती से बाहर निकालना चाहता है, उनको पढ़ाना चाहता है, एजुकेट करना चाहता है, बाहर की दुनिया दिखाना चाहता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे ही वांट्स देम, मतलब इन सभी को क्या करना चाहता है? टू टेक देन आउट ऑफ द स्लम। टू टेक देन आउट ऑफ द स्लम मतलब गंदी बस्ती से बाहर निकलना चाहता है। वेयर दे, जहाँ वो क्या कर सकें, वेयर दे कैन स्टडी, पढ़ाई कर सकें, प्ले खेल सकें, एंड एंजॉय इन द नेचर और प्रकृति का एंजॉय कर सकें। इस तरह से आप बना के लिख देंगे। एक बार फिर से सुन लो, ही वांट्स मतलब द पोएट वांट्स देम, इन सभी को क्या करना चाहता है? टू टेक देन आउट ऑफ द स्लम मतलब गंदी बस्ती से बाहर निकलना चाहता है। टू टेक आउट ऑफ द स्लम वेयर दे कैन स्टडी प्ले एंड एंजॉय इन द नेचर, जहाँ पे वो रह सकें, पढ़ाई कर सकें, खेल सकें और प्रकृति का एंजॉय कर सकें। ये हो गए 2 क्वेश्चन। पोएम में आपको थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ता है। जब सेंटर याद करोगे तो वही लाइन्स आपको अच्छे से याद होंगी, तो आप डाल सकते हैं उनके आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, अच्छा पूछा गया है। इसमें पूछा गया फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। पहले क्या था? फिगर ऑफ स्पीच होती है ना, सिमली, मेटाफर, 7 होते हैं, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन। इन सभी के पहले डेफिनेशंस आती थी और 2 एग्जाम्पल आते थे लिखने को, और एग्जाम्पल में से आपको फाइंड आउट करना था कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरह से आपको इसमें सारी फिगर ऑफ स्पीच पहचाननी होती हैं। तो ये वाली फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही सिंपल है। सिमली जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, इसमें क्या होता है कि लाइक और एज आता है, या तो लाइक मिलेगा या एज मिलेगा। तो इसमें देखो,
द सेट अपॉन देयर लाइक आ गया ना, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, सिमली, इसका नाम हो गया सिमली। ठीक है, मेटाफर में क्या होता है कि कंपेयर तो करते हैं दो लोगों के बीच में, पर लाइक एज नहीं आता है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग को, जो नॉन लिविंग होता है उसमें लिविंग मान लेते हैं, जैसे लव इज ब्लाइंड, इसमें नॉन लिविंग को लिविंग माना गया। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन द फेस, चिंता सिर पर, इस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने अभी आप सिंपल बता दी, अलग से एक टॉपिक ले लूँगी फिगर ऑफ स्पीच का, तो वो आपको मैं क्लियर करा दूंगी, और सिंथेसिस वाला। बाकी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन भी करवा दिए, एक्ट पैसिव भी बता दिए, और डायरेक्ट नर भी करवा रखे हैं, और टेंस भी पूरे करवा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच में आपको सारे समझा दूंगी, डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल कैसे पहचानते हैं। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा सिमली, क्योंकि इसमें लाइक आया। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। बाकी मैंने आपको ये बताया था, पोएम में आपको ये वाले दोनों अच्छे से याद कर लो, सेंटर आइडिया, और एक एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में ना स्लम, ये वाला कर लो, 3 कर लो बस, बहुत है। तो इस तरह से आपका हो गया पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।